मैं एक हॉट टब में बैठा हूं जो ऊपर तक रेत से भरा है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा कूलेस्ट चीज है। अगर आप रेत से भरा एक टब लेकर उसमें से हवा को सही से गुजारें तो वो एक लिक्विड की तरह बन जाता है। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड। इसके काफी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि पाउडर कोट पेंटिंग या फिर बड़े टंकियों में, ताकि उसमें रखा अनाज बिना रुके नीचे गिरता रहे। रेत के सतह की हवा पर ना के बराबर फ्रिक्शन होती है, जैसे कोई एयर हॉकी टेबल। और हवा को रोकने पर सब कुछ वहीं का वहीं फ्रीज हो जाता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा इसे खुद से बनाने का आसान तरीका। और क्योंकि मुझे जानना था कि इसके अंदर अपना पूरा शरीर डालने पर कैसा महसूस होगा, हमने इसका एक बड़ा वर्जन बनाया। जैसा आप देख सकते हैं, इस 60 साल पुराने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वीडियो में ये कोई नई चीज नहीं है। मैं काफी वक्त से इसे बनाना चाहता था, लेकिन पूरे इंटरनेट पर कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसे कैसे बनाया जाए। तो मैंने अपनी रिसर्च शुरू की बहुत सारे इंडस्ट्रियल फ्लूइड बेड्स के ब्लूप्रिंट्स देखकर, और मैंने देखा कि बड़े इनलेट की जगह सारे डिजाइन में छोटे छोटे छेद थे जिससे हवा अंदर आ सके। तो इसे ध्यान में रखने के बावजूद हम 25 नाकाम कोशिशों के बाद इस डिजाइन को सही से बना पाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 1/2 इंच पीवीसी पाइप्स हैं जिन्हें एक लाइन में रखा गया है। लेकिन ये काम करे इसके लिए हमें 1 मिलीमीटर के 2 छेद करने हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, और बाकी छेदों को 25 मिलीमीटर की दूरी पर बनाएं। फिर सारे पाइप्स को साथ में जोड़ लें और उन छेदों को नीचे की तरफ रखें ताकि उनमें रेत ना घुस पाए। और फिर कंटेनर को हॉट ग्लू से सील कर दें। अब उसमें भरिए छोटे दानों वाली रेत या ग्लास बीड्स, जो कि रेत से बेहतर है। और हवा के लिए आप एक ऐसा कंप्रेसर ले लें या फिर बड़ा नाइट्रोजन सिलेंडर रेंट कर लें, जो आपको पड़ेगा $30 में, जो करीब 10 मिनट तक चलना चाहिए। हर बार की तरह मैंने जो भी सामान इस्तेमाल किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। मेरे दोस्त केन के पास एक टूटा हुआ स्पा पड़ा था, जिसे लेकर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। ये जैसे ही रुका, मैं जहां था वहीं पर अटक गया, मानो कि एक भारी भरकम चादर आपको हर तरह से कुचल रही हो। अब जब ये तैयार हो चुका है तो अपने भतीजे का फेवरेट अंकल बनने के लिए मैंने सोचा क्यों ना उन्हें एक छोटा सा सरप्राइज दिया जाए। कैसे हो छोटे? लेकिन इस रेत में तैरने से पहले चलिए इस फ्लूइडाइज्ड बेड के पीछे का साइंस जान लें। रुको रुको, अगर साइंस बोरिंग लगता है तो कहीं मत जाना। अगर आप नए हो तो जान लो कि मेरे साइंस सिखाने का तरीका डायनासोर के हमले की तरह है। मैं लोगों को मजेदार थंबनेल दिखाकर आकर्षित करता हूं, और फिर जब उनका ध्यान कहीं और होता है तब घबराइए मत, मैं आपको पकड़कर खाने नहीं वाला। लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट देते हो तो मेरा वादा है कि मैं आपको इसके पीछे का पूरा साइंस आसान शब्दों में समझाऊंगा, एक अच्छे एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल के साथ। फ्लूइडाइजेशन तब होता है जब ऊपर की ओर जाती हुई हवा रेत के हर एक दाने पर उतना ही बल लगाए जितना बल उस रेत के दाने पर ग्रेविटी लगा रहा है।
और जब ऐसा किसी एक रेत के दाने के साथ होता है, वो हवा में स्थिर रहकर फ्लोट करने लगता है। किसी भी चीज पर फोर्स लगाना एक टग ऑफ वॉर के खेल की तरह है। अगर वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों तरफ का बल समान है, वो ना आगे की तरफ जाता है और ना ही पीछे, जैसे एक टग ऑफ वॉर के खेल में जहाँ दोनों साइड्स इक्वल हैं। लेकिन अगर आप खतरनाक स्टीव ऑस्टिन को एक तरफ रख दें तो उसका पूरा संतुलन हिल जाएगा और वो उस तरफ बढ़ने लगेगा। और ठीक ऐसा ही होता है जब आप हवा के बहाव को बढ़ा दें। तो फ्लूइडाइजेशन तब मुमकिन है जब हवा का बहाव इतना हो जिससे इक्विलिब्रियम बना रहे और वो आराम से यहाँ वहाँ हिल पाए। यही कारण है कि डाइवर्स के लिए पानी के अंदर से बुलबुले उठते हैं ताकि वो लैंडिंग को कुशन कर सकें। और आपने देखा होगा कि कुछ चीजें रेत में ऊपर उठती हैं और कुछ नीचे डूबती हैं। इसका कारण है बुओयेंसी फोर्स, जो कि डिपेंड करता है फ्लूइड की डेंसिटी और उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर, जो कि उस पर उसी चीज के द्वारा लगाया गया है। जब हम किसी चीज को पानी में डुबाते हैं तो उस चीज पर हर तरफ से फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन ये फोर्स गहराई के साथ बढ़ता जाता है। इसीलिए रेत के अंदर हाथ डालने पर वजन और बढ़ता है और पानी में ज्यादा गहराई पर जाने से कान दुखते हैं। और ये भी सही है, क्योंकि जितना नीचे जाओगे आपके ऊपर उतना ज्यादा पानी होगा दबाव डालने के लिए। और अगर आप उन फोर्सेस को लेकर मिला दें तो काफी आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास बचती है एक सिंगल फोर्स ऊपर की तरफ। ये है बुओयेंसी फोर्स। अगर बुओयेंसी फोर्स आप पर लगे ग्रेविटी से ज्यादा है तो आप तैरोगे, और अगर बुओयेंसी फोर्स आप पर लगे ग्रेविटी से कम होगी तो आप डूबोगे। अक्सर बुओयेंसी पानी के जरिए समझते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हीलियम बलून आसपास की हवा में तैर रहा है। अब मुझे जवाब दीजिए, इसमें से किसका बुओयेंसी फोर्स ज्यादा है? इसका जवाब है ये रबर बॉल। बुओयेंसी फोर्स का डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वॉल्यूम से है। तो क्योंकि रबर बॉल ज्यादा जगह लेता है, इसका बुओयेंसी फोर्स भी ज्यादा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रबर बॉल नीचे क्यों गिरता है और बलून ऊपर क्यों जाता है? याद रखिए, टग ऑफ वॉर की तरह रबर बॉल डूबता है क्योंकि उस पर जो ग्रेविटी लग रही है वो उसके सतह पर लग रही बुओयेंसी फोर्स से ज्यादा है। लेकिन बलून भले ही उसका बुओयेंसी फोर्स रबर बॉल की तुलना में कम है, ऊपर की ओर आता है क्योंकि उसका बुओयेंसी फोर्स उस पर और उसके अंदर रखी हवा पर लग रही ग्रेविटी से ज्यादा है। और वो पानी में रखी किसी बॉल की तरह ऊपर आता रहेगा और वो बलून एक ऐसी ऊंचाई पर जाकर रुकेगा जहां बाहर की हवा की डेंसिटी उसके अंदर के हवा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वहां जाकर टग ऑफ वॉर बराबरी पर होगा। हमने कर लिया, अब वक्त है मजे करने का। मेरा हाथ बाहर नहीं निकल रहा। बाहर नहीं निकाल पा रहा। जोर लगाओ। उसने कर दिया, बंद कर दो। ओके, बहुत हुआ। चलो भी।